आतंकी अड्डे। भारत को लेकर न पाकिस्तान की नीयत बदलती दिख रही है और न ही उसके द्वारा पाले पोसे जाने वाले आतंकी संगठनों की। और यही वजह है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का वो हेडक्वार्टर जो अब दोबारा खड़ा किया जा रहा है, जिसे भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक स्ट्राइक से मिट्टी में मिला दिया था। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के सहयोग से पाक पंजाब के मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के ध्वस्त मुख्यालय की इमारतें दोबारा खड़ी की जा रही हैं। 7 मई को भारतीय वायुसेना के मिसाइल हमले में यह मलबे में तब्दील हो गया था और वहीं अब पाकिस्तान इसके पुनर्निर्माण यानी कि रेनोवेशन की योजना बना रही है, जिसके लिए पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फंडिंग करेंगे। अगस्त से निर्माण शुरू हो गया, जिसे फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है, टारगेट साधा गया है। पाक सरकार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को फंड कर रही है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने लश्कर ए तैयबा को पहले ही 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जारी किए हैं। मुरीद के मुख्यालय के पुनर्निर्माण की कुल लागत लगभग 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए आंकी गई है और पाकिस्तान आतंक के अड्डे को फिर से संवारने की तैयारी में जुट गया है। पिछले महीने मरकज तैयबा को बनाने के लिए कई बड़ी मशीनें मुरीद के पहुंच हुई थी। ऐसे में अब पाकिस्तान ने IMF से मिला फंड लश्कर को दे दिया है। लश्कर ए तैयबा को 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए गए हैं। मुरीदके में लश्कर का मरकज बनाने के लिए ये फंड, लश्कर ने मुरीदके में हेडक्वार्टर निर्माण का काम शुरू कर दिया। 7 मई को भारतीय सेना ने लश्कर हेडक्वार्टर को तबाह किया था। एक बार फिर से इसके रेनोवेशन की तैयारी और जो तमाम फंड्स है उसको जुटाने की कवायदें भी अब शुरू हो गई हैं। अब पाकिस्तान सरकार जो लगातार रिलीफ पैकेजेस की मांग कर रही थी, जिस तरीके से फ्लड से खासा तबाही इस बार पाकिस्तान में देखी गई है, उसको लेकर लगातार चंदा इकट्ठा कर रही थी। अब कहीं ना कहीं ये साफ हो चला है कि एक बार फिर से अपने आतंकी माइंडसेट को उजागर करते हुए एक बार फिर से आतंक के अड्डे को यहाँ पर रेनोवेट करने की तैयारी है और उसी फंड से जो आम जनता पर लगाना था। ये साफ दिखाता है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान कभी भी बाज नहीं आने वाला। लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय एक बार दोबारा से बना रहा है पाकिस्तान। मुरीदके में फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए लश्कर मुख्यालय का रेनोवेशन का काम शुरू हो चला है। पाक मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय का पुनर्निर्माण कर रहा है। पाक सरकार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को फंड कर रही है। पाक सरकार ने लश्कर ए तैयबा को पहले ही 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं और 15 करोड़ आकलन लगाया गया है कि लग जाएगा कुल लागत में। वहीं करोड़ों रुपए पाकिस्तान सरकार ने दिए हैं। मुरीद के मुख्यालय के पुनर्निर्माण की कुल लागत 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशत गर्दी का काम हालांकि रुका था, लेकिन एक बार फिर से एक लाल और 2 पीली रंग की इमारत जो तबाह हुई थी उसके रेनोवेशन का काम शुरू। लश्कर का कमांड सेंटर कैडर के रहने की जगह तबाह हुई थी। वहीं मुरीदके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। लश्कर ए तैयबा के कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी, यानी कि आतंकवाद को न केवल पाला पोसा जाता था लेकिन ट्रेन भी किया जाता था। और एक बार फिर से रेनोवेशन की तैयारी और उसी रिलीफ फंड से जो कि आम जनता के लिए इस्तेमाल किया जाना था। अब इसी को लेकर और बातचीत करेंगे हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वहीं निपुण आलम बयान जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। दोनों ही जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। निपुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। एक बार फिर से आतंकी माइंडसेट उजागर होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान का। जो आतंकी ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किए गए थे उनमें से एक मुरीदके में जो लश्कर ए तैयबा का सेंटर था, एक बार फिर से उसकी रेनोवेशन की तैयारी है, वो भी उस रिलीफ फंड से जो कि एक्चुअल में आम जनता पर लगाना चाहिए था। ये तो हर्षित आपने जो कहा, तो हर्षा जी बात क्या है कि पाकिस्तान की तो पुरानी फितरत है। मुझे एक बात जब आपने कहा कि किस चीज के लिए फंड मिला था, किस जगह यूज किया, मुझे याद आया 1970 का वाकया। 1970 में क्या था कि जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय था, वर्तमान बांग्लादेश है, वहां पर एक साइक्लोन आया था, भोला साइक्लोन। और भोला साइक्लोन में क्या हुआ था कि इन्होंने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाए थे, क्योंकि भारी तबाही भोला साइक्लोन में हुई थी पूर्वी पाकिस्तान की। तो करीब मान के चलिए 2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इनको फंड मिला था। लेकिन उस 2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इन्होंने यूज ये नहीं किया कि पूर्वी पाकिस्तान में हेल्प की जाए, मदद की जाए लोगों की, बल्कि वहां पर सेना की कार्रवाई को करने के लिए वो पैसा खर्च कर दिया गया था। तो ये पाकिस्तान की पुरानी फितरत है कि पैसा किस चीज के लिए मिलेगा, लेकिन इनको लगाना किसमें है,
आतंकी गतिविधियों में लगाना है। और इसी को लेकर हमने बार बार उठाई भी है बात। हमने विदेशों में कहीं भी जाकर जो भी फॉरेन मंच हैं वहां पर हमने बातें उठाई और कहा भी हमने इस बात को लेकर। इसी वजह से FATF की रेड लिस्ट में डाला भी गया था पाकिस्तान को। और हमें जो अंदेशा था कि जैसे ही इनके पास पैसा आना शुरू करेंगे ये फिर दोबारा से आतंकवाद को क्या करेंगे, फंडिंग में करेंगे। क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? देखिए इसमें दो वजह हैं। पहली दो वजह ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो कट्टरपंथियों के बगैर चलती ही नहीं है। अगर कट्टरपंथी, मैं हमेशा बोलता भी हूं कि पाकिस्तान की राजनीति को चलाने वाले AAA है। अल्लाह, अल्लाह से मेरा मतलब है रेडिकल ग्रुप्स, आर्मी और अमेरिका। यानी कि ये रेडिकल ग्रुप्स को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि रेडिकल ग्रुप्स वहां पॉलिटिक्स में तो पावर रखते हैं। इवन आप देखेंगे जो आर्मी वहां की है, आर्मी के साथ जिस प्रकार का लश्कर तैयबा की हम बात करें, जैसे मोहम्मद की बात करें, इनके लोग भी आर्मी के साथ मिलकर क्या करते हैं, ऑपरेशन में शामिल होते हैं। आप बलूचिस्तान में अगर देखेंगे तो लश्कर तैयबा के बहुत सारे कैडर्स जो हैं वो आपको बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी के साथ आपको सक्रिय दिखाई देंगे। तो जो ये अलायंस है आर्मी और आपका रेडिकल ग्रुप्स का, एक तो बड़ा रीजन ये बैठता है। दूसरा होता यह है कि इनके नाम पर पाकिस्तान क्या करता है, दुनिया से फंडिंग इकट्ठा करता है रेडिकलिज्म के नाम पर, कि हम जिहाद कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट है या आपका जो बहावी आंदोलन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उस तरह की मानसिकता के कारण पूरी दुनिया से फंडिंग भी ली जाती है। और तीसरा देखिए, पाकिस्तान का मेन मोटिव यही है कि हमको भारत को क्या करना है, परेशान करना है। इसी वजह से चीन उसको क्या करता है, मदद करता है, अमेरिका मदद करता है। पाकिस्तान वो हमारी पेरिफेरी पर एक कंट्री है जिसका वजूद इस बात पर है कि भारत की बढ़ती चाल को, भारत के बढ़ते विकास को कैसे रोका जाए। अब बात यह है कि जब इस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान की ओर से हो रही है, तो हर्षद जी आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में हमने कहा है, साफ साफ कहा है कि अगर इस बार कोई हरकत हुई तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि वो आतंकवादी गतिविधि जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और ये जो आज हमारे सामने प्रमाण आ रहे हैं सब निकल कर, यही प्रमाण आप यूएनओ के अंदर देखिएगा, भारत सरकार के द्वारा रखे जाएंगे। और हो सकता है कि अगर थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय लामबंदी हो, उस लामबंदी के माध्यम से, जैसे भी इसराइल ने बहुत अच्छी खासी डांट पाकिस्तान को लगाई है, तो मुझे लगता है कि वो जो आतंकियों का एक गढ़ है उसको दोबारा से FATF में डलवाए। और ऐसी कोई हिमाकत अगली बार करे तो जो हमने कहा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि हम कदाचित भी क्या नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान खुद तय करें कि उसको वॉर करके अपने आप को खत्म करना है या अपने विकास के मार्ग पर चलना है। लेकिन एक्चुअली होता यही है कि ये लोग उसको, जैसे आपको देखिए, आपने देखा जैसे हाफिज सईद का जो अड्डा है उसको ये मदरसा बोलेंगे, बोलेंगे कि धार्मिक क्रियाकलापों के लिए है। लेकिन रियलिटी क्या है कि वहां पर रेडिकल्स पढ़ रहे होते हैं, उनको वेपन की ट्रेनिंग दी जाती है बकायदा। पूरा 21 दिन मैंने पूरा चार्ट पढ़ा लश्कर तैयबा का, तो उसमें पूरे पूरे ट्रेनिंग का प्रक्रियाएं हैं कि 20 दिन की ट्रेनिंग, 21 दिन की ट्रेनिंग, इस तरह से किस किस को कितना ट्रेनिंग और किसके बाद कमांडो तैयार होंगे, वो सब कुछ इन्हीं मदरसों में तैयार होता है। तो आप समझ कर सकते हैं कि मदरसे के नाम पर ये लोग किस प्रकार से आतंकवाद को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये IT का सेंटर बन चुका है, यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म का सेंटर बन चुका है। और दुनिया भी इस बात को जानती है। भली दुनिया अपने इंटरेस्ट के कारण, हित के कारण पाकिस्तान को समय समय पर कहना सपोर्ट करती रहती है, वो बात अलग है। लेकिन दुनिया भी जानती है कि ओसामा बिन लादेन कहीं और से नहीं, वो पाकिस्तान से ही पाया गया था। बिल्कुल। आज पूरी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन फिर भी अपने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए पाकिस्तान को यूज करते हैं। लेकिन हमारा राष्ट्रीय हित यही है कि हम पाकिस्तान के हर मंसूबे को क्या करें, कामयाब ना होने दें, और उसको बिल्कुल हम लोग क्या करें, ध्वस्त करें। तो मुझे लगता है कि अब बना लेंगे फिर दोबारा हमारे को ध्वस्त करने जाना पड़ेगा। उस प्रकार की एक्टिविटीज भी हमको देखने को मिल सकती है। जी अर्षद। बिल्कुल बिल्कुल। और संजीत जी, ऐसा पहली बार भी नहीं है, इससे पहले भी ये पैटर्न आजमाया जा चुका है। जब 2005 में फ्लड्स आए थे तब भी एक रिलीफ फंड इनको मिला था, और वो भी आतंकवाद की ट्रेनिंग पर ही इन्होंने लगाया था। वर्षा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। निपुण जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि ये जो, जैसे ईरान ने अपने प्रॉक्सीज पाले हुए हैं जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, हाउथीज है, इसी तरीके से पाकिस्तान ने अपने जो है ये प्रॉक्सीज हैं जो, जिसमें जो आपका LET है, जैसे मोहम्मद और ये हिजबुल मुजाहिदीन है, ये इनके मेन प्रॉक्सीज हैं। और जब भी इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो ये नाम बदल लेते हैं इनके, लेकिन इनके काम वही रहते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स वही रहते हैं।
अब ये जो मुरीद के में और भावलपुर में जो हमने टेररिस्ट अटैक किए थे, जो अटैक किए गए थे, जिसे टेररिस्ट कैंप थे उनको बर्बाद किया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान सरकार ने इनको पैसा देना शुरू कर दिया और उनको जो है दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब जो दोबारा ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये बहुत आधुनिक बनेगा और ये इतना आधुनिक बनेगा कि आप सैटेलाइट से भी इसको जो है पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। और इस बारी जो है पाकिस्तान आर्मी के जो कमांडोज हैं वो इनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर नए आधुनिक तरीके के पेंट किए जाएंगे जिससे जो है इंफ्रारेड से या बाकी चीजों से दिखाई ना दे। तो ये तो पाकिस्तान का जो है ये रवैया है और ये लो कॉस्ट ऑप्शन है। बिना लड़ाई लड़े हुए आप अपने पड़ोसी को जो अनस्टेबल करने की कोशिश करो, तो ये तो पाकिस्तान पुराने जमाने से करता आ रहा है। और अब तो और ज्यादा, क्योंकि अब पहले सिर्फ चाइना फंडिंग करता था, अब चाइना को और अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइन हो चुके हैं। अब दोनों के दोनों चाहते हैं कि भारत जो है तरक्की ना करे। और खास तौर पर जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं और ये जो है टैरिफ वॉर शुरू किया है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 दफे अमेरिका में बुला चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अब तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर साहब का और भी हौसला बढ़ गया है। और जिस तरीके से ये मुरीद के में जो रिकंस्ट्रक्शन चल रही है उसके लिए 4 करोड़ रुपया ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ने दे दिया है। और उसके अलावा जैसे आपकी खबरों में आ रहा है कि वो जो है फ्लड के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और चंदा इकट्ठा करके उसको सीधा का सीधा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। जिस तरीके से 2005 में जब जो पीओके में जो भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, उस समय जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था उसका 80% इन्होंने अपने लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। तो ये कोई नई चीज नहीं है, चाहे वो आईएमएफ का लोन हो, चाहे इनका अपने पैसे हो, और चाहे ये राहत के काम के लिए पैसा जुटाया हो, वो सारा का सारा जो है ये टेररिज्म के लिए, क्योंकि ये इनको पता है कि भारत को अगर अनस्टेबल करना है या भारत की फौज को जो है जम्मू एंड कश्मीर में बिठा के रखना है, तो उसके लिए जो है इनको टेररिज्म को चालू रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत की फौज टेररिज्म से दूर हो जाती है, टेररिज्म भारत में खत्म हो जाता है, तो वो फौज जो है फिर पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए भारी पड़ सकती है। तो ये कार्रवाई इनकी चलती रहेगी, ये बाज नहीं आएंगे। वो बात अलग है कि हमारी जो है सरकार ने अब ये बोल दिया है कि जो भी टेररिस्ट होगा वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। अब ये देखना है कि जब भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उस समय भारत सरकार किस तरीके से रिटेलिएट करती है, किस तरीके से जवाब देती है, वो आने वाला समय बताएगा। हर्षा जी। बिल्कुल निपुण जी, आए दिन हम ये सुनते हैं कि पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ, यूएनएचआरसी, यूएनएससी, यूएन में फटकार लगी, लेकिन उसके बावजूद समहाउ इनको फंड्स भी मिल जाते हैं, इनको लगातार शह भी मिलती रहती है। देखिए, अभी कर्नल सर ने बिल्कुल अच्छे बताया, संजीत जी ने बहुत अच्छे से बताया बात को। और आपका जो प्रश्न है निशा जी, उसमें आपका उत्तर खुद ही इसमें है। देखिए क्या है ना कि पाकिस्तान जो है वो उसको यूज किया जाता है अपने अपने इंटरेस्ट में। पाकिस्तान से किसी को लगाव नहीं है। आप सोचिए, ओसामा बिन लादेन 2001 में अमेरिका गया था अफगानिस्तान ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। ओसामा बिन लादेन मिलता कहां पर है? 2012 में पाकिस्तान के अंदर। 11 साल तक अमेरिका से मशक्कत करवाई पाकिस्तान ने कि ढूंढो कहाँ है ओसामा, और 2012 में कहा मिला? वो आपको मिला, आपको पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद भी अमेरिका आज ये कह रहा है कि हम तुम्हारी क्या करेंगे, मदद करेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और आज मुनीर को दावतें दी जा रही है अमेरिका के द्वारा। ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान को कह रहा था कि पाकिस्तान जो है हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, ओसामा बिन लादेन को छुपा रहा है, उसके बाद प्रतिबंध तक लगाई। ये वही अमेरिका है जो एफएटीएफ में डाल रहा था किसको? पाकिस्तान को। चीन की भी अगर आप बात करें, सी पैक 2 स्टार्ट नहीं किया है चीन ने। सी पैक 2 के लिए उसने कहा, जो दूसरा चलन था कि पाकिस्तान भैया आपको भी पैसा लगाना पड़ेगा तभी हम कुछ करेंगे, अन्यथा नहीं। पैसा अगर आपका होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आप सोचिए कि चाइना भी पाकिस्तान सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन होता क्या है, चीन हो या अमेरिका हो, दोनों की एक ही थ्योरी है। हमारे कौटिल्य कहा करते थे, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी देश को अगर सुरक्षित रहना है
तो उसकी पेरिफेरी शांत होनी चाहिए, पेरिफेरी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर पेरिफेरी डिस्टर्ब होगी तो उस देश को अपना बहुत सारा पैसा इंटरनल सिक्योरिटी में खर्च करना पड़ेगा, जिससे उसकी विकास की जो रफ्तार है वो धीमी होगी। तो यही बात चीन और अमेरिका को, कि उनको लगता है कि भारत जो है हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो चीन तो इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि चीन जो है पाकिस्तान के माध्यम से एज ए प्रॉक्सी यूज करके पाकिस्तान को अपने हितों को साधने का प्रयास करता है, भारत के लिए टेंशन क्रिएट कर कर। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इसलिए ताकि मैं चेक एंड मेट कर सकूं, यानी कि भारत के साथ में सौदेबाजी कर सकूं पाकिस्तान के नाम पर, कि ठीक है कल को अमेरिका कहेगा तो हम पाकिस्तान को एक काम करते हैं, पाकिस्तान को हम डलवाते हैं किसके अंदर, एफएटीएफ की लिस्ट के अंदर। आप एक काम करो, हमारी इस बात को मान लो, हमारा मक्का खरीदना शुरू कर दो। तो अमेरिका भी चेक एंड मेट की पॉलिसी के तहत क्या करता है, सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो जब तक क्या होगा कि दुनिया इस बात पर, देखिए सबसे बड़ी विडंबना तो दुनिया की ये भी है अर्षा जी, कि एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है, व्हाट इज द टेररिज्म, उसकी आज तक पूरी दुनिया जो है परिभाषा नहीं रख पाई है। यूएन आज तक एक फाइनल डेफिनेशन नहीं दे पाया कि दैट इज द टेररिज्म। आतंकवाद की परिभाषा तक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, जितने भी आप इंस्टीट्यूशंस को देखें। इसलिए भारत तो कई बार इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन उठाता है कि वाकई में आप सीरियस हैं क्या पीस के लिए। और आप देखेंगे कि जो पीस की बात करने वाले लोग हैं, जितनी पीस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन ही वही लोग करते हैं। क्या अमेरिका इजराइल मान रहे हैं कि व्हाट इज द इंटरनेशनल नॉर्म्स? क्या रशिया मानने को तैयार है, यूक्रेन मानने को तैयार है? आपको दिखाई देगा नहीं, कोई भी मानेगा। चीन मानने को तैयार है, चीन को तो चीन से तक दिया गया था 2016 में कि भाई तुम फिलिस्तीन की जमीन पर गलत कब्जा कर रहे हो। दक्षिण चीन सागर में चीन ने मानने को मना कर दिया। तो बात यही है, भारत हमेशा बोलता है कि इनको बेटर डेमोक्रेटिक बनाया जाए, इनमें नया उपलब्ध कराया जाए। लेकिन होता क्या है, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता जिसको हम कहते हैं, वो नैतिकता जो है राष्ट्रीय हित के सामने दम तोड़ देती है, उसके घुटने वो घुटने टेक देती है और कहते हैं कि राष्ट्रीय हित के सामने बनने वाला नहीं हो। और राष्ट्रीय हित हर देश अपने अकॉर्डिंग परिभाषित करने में लगा पड़ा है। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट साध लूंगा। तो कल को अगर भारत पाकिस्तान की किरकिरी करता है या पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता है, तो अमेरिका उसका पालनहार बनकर या उसका सपोर्टर बनकर उसको बचाने का प्रयास करता है, जैसा खुद चीन ने किया है। जब हम मसूद अजहर को हम इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाना चाहते थे तो चीन ने मना कर दिया था। हाफिज सईद को लेकर ऐसे हुआ था। तो बिल्कुल ये एक सही। बड़ी विडंबना तमाम है अपने अंदर से अपने जगत में। बेनिफिट्स जो कि लोग देखते हैं और उसी के बाद ये सपोर्ट देखने को मिलता है। संजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है अब भारत को इसको कितना बड़े कंसर्न के तौर पर देखना चाहिए और क्या रुख अपनाना चाहिए इसको लेकर? देखिए हर्षा जी, भारत सरकार बिल्कुल क्लियर है। हमको जितने टेररिस्ट कैंप हैं जो दोबारा इनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर अपने नजर बनाए रखनी चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता करना चाहिए, सैटेलाइट से पता करना चाहिए, हर चीज इनकी हर हरकत के बारे में पता होना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर एक इजराइल एक छोटा सा मुल्क है जिसके चारों तरफ जो है हॉस्टाइल नेबर्स हैं, अगर उसमें इतनी ताकत है कि वो जो है ये पता लग जाता है कि हमास के जो लोग हैं वो कतर में हैं, तो दोहा के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता। तो मैं ये तो कहता हूं कि आप उनको बनने का इंतजार मत कीजिए। जब आपको पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी कह रही हैं, अखबार आपके कह रहे हैं कि मुरीद के में दोबारा टेररिस्ट कैंप बन रहा है या बाकी टेररिस्ट कैंपों को दोबारा से बनाया जा रहा है, और हमको पता है वो टेररिस्ट कैंप जो है किस लिए बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर उनकी एकोमोडेशन बनेगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके हथियार होंगे, और जैसे निपुण साहब ने बताया है कि पूरा उनका शेड्यूल होता है, 21 दिन में पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। अगर आप उनको ट्रेनिंग करने दोगे और वो उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि वो भारत में आके फिर कोई ना कोई दूसरा पहलगाम करे, तो उससे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करो। आप जो है जितने टेररिस्ट कैंप हैं जो पहले किए थे उनको दोबारा मारो। इस चीज का किस लिए इंतजार करना है कि दोबारा पहलगाम जैसी हरकत हो तब हम अटैक करेंगे? इजराइल तो ये इंतजार नहीं करता। इजराइल को अगर पता लगता है कि उनके खिलाफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे हाउतीज हो, अगर उनको पता लगता है कि वो वहां पे है, तो वो सिर्फ उतने ही इंटेलिजेंस से उनके ऊपर स्ट्राइक कर देते। तो यही रुख अगर एक इजराइल छोटा सा देश अगर ये हरकत कर सकता है, तो 140-145 करोड़ वाला देश इस चीज का इंतजार ना करे
कि कब वो मुरीद के का बिल्कुल, टेररिस्ट वाकई कैंप सर बन आपने जाए। बिल्कुल सही कहा कि क्विक एक्शन लेने की यहाँ पर बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि क्या रुख रहेगा ये देखने वाली बात। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये इंसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें और भी हैं।